हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ यूनिवर्स। आज के लेक्चर 9th ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लॉ में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बैकबोन मानी जाती है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट फ्री नहीं मानी जाती तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाते हैं। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व कंसेंट को डिस्ट्रॉय करने वाले 4 मेन एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज कोरेजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक्स। उनमें से अनड्यू इन्फ्लुएंस बहुत ही सब्टल एंड डेंजरस माना जाता है क्योंकि इसमें एक पार्टी फिजिकल प्रेशर यूज़ ना कर दूसरी पार्टी पर साइकोलॉजिकल एंड मोरल प्रेशर यूज़ करती है, जहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड मेन एक्सप्लॉइटेशन की फॉर्म भी मानी जाती है। Let's we start it in detail from the meaning. Meaning of undue influence that is covered under Section 16 of the Indian Contract Act. A contract is said to be induced by the undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the party is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantages. इसका मतलब है कि जब एक पार्टी अपने पोजीशन, ट्रस्ट एंड डोमिनेंस का यूज़ करके दूसरी पार्टी की मर्जी, विल को कंट्रोल कर लेती है और अपने लिए फ़ायदा उठाती है, तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है। जहाँ दिखाने में कंसेंट तो होता है लेकिन वो कंसेंट फ्री नहीं होता। मतलब दिखने में चाहे कंसेंट फ्री लगे पर फ्री होती ही नहीं है व्हेन इट इज़ ऑब्टेन बाय द अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसलिए कोर्ट हमेशा चेक करता है कि एग्रीमेंट सच में पार्टीज की फ्री मर्जी से हुआ है या फिर अनफेयर प्रेशर से। नेक्स्ट वी विल सी द एसेंशियल्स ऑफ द अनड्यू इन्फ्लुएंस। मीन्स कौन कौन से फैक्टर कि एक कंसेंट को अनड्यू इन्फ्लुएंस से ऑब्टेन करेगी कंसेंट बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस को समझने के लिए हमें उसके 3 एसेंशियल्स या इंग्रेडिएंट देखने पड़ते हैं। अगर ये तीनों प्रूव हो जाएं तो अनड्यू इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश हो जाता है। फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। मीन्स दोनों पार्टीज के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए। एक पार्टी सुपीरियर होती है, दूसरी पार्टी लाइक इन्फीरियर होती है। सबसे पहली कंडीशन है कि पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मीन्स एक पार्टी दूसरी पार्टी पर डिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जांपल गार्जियन एंड वार्ड, डॉक्टर एंड पेशेंट रिलेशनशिप, गुरु डिसिपल एंड लोअर एंड क्लाइंट रिलेशनशिप। मतलब एक पार्टी को नेचुरल पोजीशन ऑफ डोमिनेंस मिल जाती है। सेकंड एसेंशियल एलिमेंट इज पोजीशन टू डोमिनेट द विल। मीन्स एक पार्टी दूसरी पार्टी पर अपनी पोजीशन डोमिनेट करती है, दूसरी पार्टी की विल पर अपनी पोजीशन को डोमिनेट करती है। मीन्स दूसरी पार्टी का फ़ायदा उठाती है अपनी पोजीशन को यूज़ करके। जब एक पर्सन अपनी अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस एंड ट्रस्ट का यूज़ करके दूसरी पर्सन की मर्जी एंड विल को कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल, अगर स्पिरिचुअल गुरु अपने डिसिपल को कहे कि अगर तू अपने प्रॉपर्टी को डोनेट नहीं करेगा तो तुझे मुक्ति और मोक्ष नहीं मिलेगा। थर्ड एसेंशियल एलिमेंट इज अनफेयर एडवांटेजेस। सिर्फ डोमिनेंट पोजीशन होना इनफ नहीं है, यह प्रूफ करना भी जरूरी है कि उस पोजीशन का अनफेयर एडवांटेजेस लिया गया है। मतलब दूसरी पार्टी को ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है जो उसके लेजिटिमेट इंटरेस्ट को हार्म करता है। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर जब किसी पेशेंट का इलाज करता है वो इलाज बहुत ही नॉमिनल एंड नॉर्मल होता है, बट वो डॉक्टर अपने पेशेंट से हायर फीस चार्ज करता है, तो यह डिपेंडेंसी का एक्सप्लॉइटेशन माना जाता है एंड इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे कि कोई भी ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर एंड पेशेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन करा जाता है एंड जो उस ऑपरेशन की फ़ीस है, जो उस ऑपरेशन के एक्सपेंसेस है वो बहुत ही कम है, बट डॉक्टर फिर भी हायर फीस, हायर एक्सपेंसेस चार्ज करे। नेक्स्ट एसेंशियल इज द बर्डन ऑफ प्रूफ। मोस्टली अगर नॉर्मल केसेस में कोई कंसेंट कोरेजन, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड एंड मिस्टेक के थ्रू ऑब्टेन करी जाती है तो वहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टी पर होता है जो एलिगेशंस लगाती है। बट अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में बर्डन ऑफ प्रूफ डोमिनेटिंग पोजीशन जो पार्टी एक्सरसाइज कर रही है, जो पार्टी के पास डोमिनेंट पोजीशन है उस पर शिफ्ट हो जाता है बर्डन ऑफ प्रूफ। इसके रिलेटेड एक केस लो है रघुनाथ प्रसाद वर्सेस सरजू प्रसाद। इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो पार्टी स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज नहीं किया क्या है। स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर्स दैट अनड्यू इन्फ्लुएंस के 3 मेन पिलर्स हैं, रिलेशंस ऑफ द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, पोजीशन टू डोमिनेट, थर्ड अनफेयर एडवांटेजेस। अगर यह तीनों एलिमेंट्स प्रूव हो जाएं तो देन कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 19 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
स्टूडेंट्स नाउ नेक्स्ट वी विल सी हु इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल। स्टूडेंट्स अब सवाल उठता है कि कौन कौन से पर्सन्स या किन सिचुएशन में एक पार्टी दूसरी की विल डोमिनेट कर सकती है। यहाँ सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 हमें 3 क्लियर सिचुएशंस बताता है जहाँ अंडर इन्फ्लुएंस माना जाएगा। फर्स्ट इज रियल और अपेरेंट अथॉरिटी। जब एक पार्टी के पास दूसरी पार्टी पर रियल पावर या अपेरेंट मतलब दिखाई देने वाली पावर हो तो वो उसकी विल डोमिनेट कर सकती है, यानी वन साइडेड अथॉरिटी है एंड दूसरी साइड डिपेंडेंसी है। इस केस में वीकर पार्टी अपने आप डिसीजन लेने की जगह स्ट्रॉन्गर पार्टी की बात मान लेती है। फॉर एग्जांपल मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप में अगर मास्टर के पास सर्वेंट पर कंट्रोल होता है जिसमें सर्वेंट इजीली इन्फ्लुएंस हो सकता है। सेकंड इज टीचर एंड स्टूडेंट। टीचर के इन्फ्लुएंस में स्टूडेंट ब्लाइंडली उनकी बात मान लेता है, जैसे कि टीचर हमें जो भी स्टडी करवाते हैं कि मोस्टली स्टूडेंट उनको सेम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर बात मान लेते हैं, तो यह एक कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप भी होता है। गवर्नमेंट एंड ऑफिसर वर्स एंड पब्लिक रिलेशन। ऑफिसर अपने पोजीशन का मिस यूज करके पब्लिक को डोमिनेट कर सकता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ वर्ड अपेरेंट का मतलब है चाहे एक्चुअल पावर ना भी हो लेकिन ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जिसमें सामने वाला समझे कि उसके पास पावर है। सेकंड सिचुएशन इज फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। फिड्यूशियरी मतलब ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस वाली रिलेशनशिप। जब एक पार्टी अपने डिसीजन लेने के लिए दूसरी पर ट्रस्ट करती है तो फिड्यूशियरी रिलेशन बन जाता है। फिड्यूशियरी रिलेशन में डोमिनेंट पार्टी को ज़्यादा मीन्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि वीकर पार्टी उस पर ब्लाइंडली रिलाई करती है, ब्लाइंडली उस पर डिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जांपल लॉयर एंड क्लाइंट रिलेशनशिप। क्लाइंट अपनी पूरी केस इंफॉर्मेशन लॉयर को दे देता है और उसकी एडवाइस पर ही चलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द फिड्यूशियरी रिलेशन इज डॉक्टर एंड पेशेंट। पेशेंट डॉक्टर पर अपना हेल्थ का डिसीजन छोड़ देता है। थर्ड इज ट्रस्टी बेनिफिशियरी। ट्रस्ट के पास बेनिफिशियरी के प्रॉपर्टी एंड फंड्स का कंट्रोल होता है। फोर्थ एग्जाम्पल इज स्पिरिचुअल गुरु एंड डिसिपल। डिसिपल अपने गुरु की हर बात मान लेता है। सो स्टूडेंट्स फिड्यूशियरी रिलेशन में अंडर इन्फ्लुएंस का रिस्क हमेशा होता है क्योंकि ट्रस्ट का मिसयूज किया जा सकता है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में। थर्ड सिचुएशन इज मेंटल और फिजिकल वीकनेस। जब एक पार्टी मेंटली एंड फिजिकली वीक हो तो दूसरी पार्टी उसकी वीकनेस का फायदा उठाकर उसकी विल डोमिनेट कर सकती है। वीकनेस हेल्थ वीकनेस जैसे कि हो सकती है कि हेल्थ के रिलेटेड एज या फिर कोई भी दुख तकलीफ इग्नोरेंस से हो सकती है। ऐसे केसेस में वीकर पार्टी अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेती एंड दूसरी पार्टी पर डिपेंडेंट हो जाती है कम्प्लीटली। फॉर एग्जांपल कि ओल्ड एज। एक बुजुर्ग पर्सन को हाई इंटरेस्ट लोन देकर एक्सप्लॉइट करना। मीन्स अगर कोई एक बुजुर्ग पर्सन ओल्ड सिटीजन पर्सन बैंक के पास जाता है तो वो उनको अच्छे से समझाकर अच्छे से इन्फॉर्मेशन ना देकर उनकी ओल्ड एज का फ़ायदा उठाकर बैंक वाले उनको हाई इंटरेस्ट लोन देते हैं और उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। सेकंड इज इलनेस। पेशेंट की हेल्थ कंडीशन का फ़ायदा उठाकर कॉन्ट्रैक्ट करवाना। थर्ड इज डिस्ट्रेस और दुखी इंसान। फाइनेंशियल क्राइसिस में जो भी टर्म्स दी जाएं उनको एक्सेप्ट कर लेना। अगर किसी पर्सन की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए एंड कोई पर्सन दुखी होकर किसी से मजबूरी में बहुत ही दुख में जल्दबाजी में किसी से फाइनेंशियल हेल्प लेने जाता है तो वो सामने वाला पर्सन जो फाइनेंशियल हेल्प कर रहा है वो उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर कोई भी फाइनेंशियल उसके टर्म्स को साइन करवा लेता है क्योंकि दुख के मारे जो पर्सन फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसा होता है उसके पास सोच समझ थोड़ी कम ही हो जाती है। स्टूडेंट जैसे कि हमको पता है कि हम जैसे भी परेशानी में होते हैं हमारे पर थोड़ी टेंशन आती है, स्ट्रेस ज़्यादा दुख आता है तो हम कहीं ना कहीं हमारे सोचने की शक्ति होती है जो हमने सोच समझ होती है वो थोड़ी कम हो जाती है एज यूजुअल। नेक्स्ट इज इग्नोरेंस मीन्स इल ट्रेट। पर्सन को मिसलीडिंग टर्म्स पर साइन करवाना। जो पर्सन पढ़ा लिखा नहीं होता उस पर्सन को कुछ और ही कम्युनिकेट गलत टर्म्स कम्युनिकेट कर साइन करवा लेना। सो स्टूडेंट जब भी मेंटल या फिजिकल वीकनेस हो लो मानता है कि स्ट्रॉन्गर पार्टी की बात ज़्यादा असर करेगी और अंडर इन्फ्लुएंस हो सकता है। सो स्टूडेंट्स हियर इज ऑन योर स्क्रीन दी समरी ऑफ ऑल दीज 3 सिचुएशंस जो हमने ऊपर डिस्कस करी है तो आप अच्छे से देख सकते हो फॉर योर क्लियरेंस फॉर योर डाउट क्लियरेंस। सो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि आपको अच्छे से आई थिंक समझ आ भी क्या होगा कि जब एक पार्टी के पास पावर हो और दूसरी की फ्री विल वीक हो कमज़ोर हो उसकी विल वहाँ पर अंडर इन्फ्लुएंस प्रूव होगा। नेक्स्ट वी विल सी द लीगल इफेक्ट विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 19 सब सेक्शन ई। मीन्स कि अगर कोई कंसेंट अगर अंडर इन्फ्लुएंस से ऑब्टेन किया जाएगा तो उसका लीगल इफेक्ट क्या होगा एग्रीमेंट में। अगर कंट्रैक्ट अंडर इन्फ्लुएंस से इंड्यूस्ड है तो कंट्रैक्ट वॉइडेबल होता है एग्रीड पार्टी के ऑप्शन पर एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीड पार्टी।
सेकंड, कोर्ट पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है या फिर अनफेयर टर्म्स को मॉडिफाई कर सकती है, या सिर्फ उन्हीं टर्म्स को मॉडिफाई या फिर कैंसिल कर सकती है, रिप्लेस कर सकती है जो कि अनफेयर है, नाजायज है जो टर्म्स। नेक्स्ट इज इक्विटी के बेसिस पर कोर्ट इंश्योर करती है कि वीकर पार्टी का एक्सप्लॉइटेशन ना हो। मीन्स कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देती हैं, ऐड कर देती हैं कि जहां वीकर पार्टी को एक्सप्लॉइटेशन फेस ना करना पड़े। नेक्स्ट वी विल सी दी बर्डन ऑफ प्रूफ, मीन्स किस पार्टी पर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। जनरली रूल में जो पार्टी अंडर इन्फ्लुएंस का एलिगेशन लगाती है उसको प्रूव करना होता है, बट एज पर स्पेशल रूल अगर फिड्यूशरी रिलेशनशिप प्लस अपेरेंट अनफेयर एडवांटेजेस दिखता है जिस केस में, तो उस केस में बर्डन शिफ्ट हो जाता है स्ट्रॉन्गर पार्टी पर, एंड स्ट्रॉन्गर पार्टी प्रूव करेगी कि कॉन्ट्रैक्ट फ्री और फेयर कंसेंट से बनाया गया है। नाउ नेक्स्ट वी विल सी सम इम्पोर्टेंट केस लॉस रिलेटेड टू दी अनड्यू इन्फ्लुएंस। फर्स्ट इज मनु सिंह वर्सेस उमादत पांडे। इस केस में गुरु ने डिसिपल को धमकी देकर लैंड ट्रांसफर करवाया एंड कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि यह अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस था, क्योंकि गुरु ने जहां डरा धमकाकर अपने शिष्या से जमीन हथिया ली। सेकंड इज रानी अन्ना पूर्णी वर्सेस सुबामी नाथा अय्यर। इस केस में एक ओल्ड एंड बीमार लेडी थी, उसने प्रिस्ट को प्रॉपर्टी दी एंड कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया कि यह कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस है, क्योंकि प्रिस्ट ने लेडी की बीमारी एंड ओल्ड एज का फायदा उठाकर साइन करवाया था एंड प्रॉपर्टी हथिया ली थी। नेक्स्ट इज मिथु वर्सेस टीका। इस केस में इलट्रेट विडो ने हैवी मॉर्टगेज डीड साइन किया बिना समझे हुए, क्योंकि वह पढ़ी लिखी तो है ही नहीं थी, एंड कोर्ट ने डिसाइड किया कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा क्योंकि इसमें कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू ली गई है। नेक्स्ट केस लो इज एल्कार्ड वर्सेस स्किनर, जो कि एक यूके एंड इंग्लैंड का केस है। इस केस में लेडी ने अपने स्पिरिचुअल गुरु को लार्ज प्रॉपर्टी दे दी एंड कोर्ट ने डिसाइड किया कि यह अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस माना जाएगा। नेक्स्ट वी विल सी द कंपैरिजन बिटवीन द कोरिजन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है अंडर द लेक्चर ऑफ द फ्री कंसेंट एंड द कोरिजन, दैट आर लास्ट लेक्चर. So students, first point of the comparison or the basis of the comparison is basis of pressure. Under the head of the coercion, physical force and unlawful act के threat से consent, जहाँ पर physical force and use कर या फिर कोई unlawful act कर किसी को threat कर consent लिया जाता है तो वो coercion माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने contract साइन नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। एंड ऑन दी अदर हैड अनड्यू इन्फ्लुएंस में मोरल, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल प्रेशर से कंसेंट लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गुरु अपने डिसिपल को कहता है अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस रुक जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज नेचर ऑफ द एक्ट। अंडर द हेड ऑफ कोरिजन में हमेशा इलीगल होता है क्योंकि इसमें अनलॉफुल डिटेंशन, थ्रेट एंड वायलेंस इन्वॉल्व होती है। एंड अंडर द हेड ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस इसमें नेचर ऑफ एक्ट हमेशा अनफेयर होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि इलीगल हो, इसमें ट्रस्ट और डोमिनेंस का मिसयूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज दैट इज लिंकेज विद द आईपीसी। अनड्यू इन्फ्लुएंस का आईपीसी के साथ कोई लिंक है या नहीं, एंड कोरिजन का है या नहीं। कोरिजन में आईपीसी के साथ डायरेक्टली लिंक है। यह अंडर सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है कि अनलॉफुल एक्ट जो आईपीसी में फॉरबिडन है और उसके रिलेटेड एक्ट एंड डिटेंशंस के रिलेटेड एक्ट जो कि आईपीसी में फॉरबिडन है एंड उनको यूज़ कर अगर कोई कोरिजन ऑब्टेन करता है एंड जो कि पनिशेबल भी हो अंडर आईपीसी। एंड अंडर द हेड ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस आईपीसी से लिंक्ड नहीं है, ये एक सिविल रॉन्ग है जो फिड्यूशरी एंड डोमिनेंट रिलेशनशिप के मिसयूज से होता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कंसेंट। अंडर द हेड ऑफ कोरिजन कंसेंट फिजिकल कंपेल्ड होती है, फिजिकली मीन्स फिजिकल प्रेशर, फिजिकल पावर यूज कर किसी की कंसेंट हम इन्फ्लुएंस करते हैं एंड यह फ्री विल को डिस्ट्रॉय कर देती है। अंडर द हेड ऑफ द अनड्यू इन्फ्लुएंस कंसेंट मेंटली डोमिनेटेड होती है, मीन्स मेंटल पावर को यूज कर कंसेंट को इन्फ्लुएंस किया जाता है एंड फ्री जजमेंट डिसॉर्ड हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज रेमेडी। अंडर द हेड ऑफ कोरिजन कंट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी अगर किसी एग्रीमेंट में कंसेंट कोरिजन के थ्रू ऑब्टेन करी जाती है एंड अग्रीव्ड पार्टी कंसिडरेशन वापस ले सकती है जो दूसरी पार्टी ने कोरिजन का फैक्टर यूज करके ऑब्टेन करी थी। एंड अंडर द हेड ऑफ द अनड्यू इन्फ्लुएंस कंट्रैक्ट भी वॉइडेबल होता है पर कोर्ट इक्विटी अप्लाई करके रीजनेबल टर्म्स इन्फोर्स कर सकती है, मीन्स कुछ टर्म्स को कैंसिल कर सकती है बट कुछ टर्म्स को कोर्ट इक्विटी का प्रिंसिपल अप्लाई कर कंटिन्यू रख सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अंडर द हेड ऑफ द कोरिजन
मीन्स साइन करो वरना मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। एंड अंडर द हेड ऑफ द अंडियन इन्फ्लुएंस के रिलेटेड एग्जांपल कि मैं तुम्हारे डॉक्टर हूँ, तुम मेरी बात नहीं मानो तो मैं तुम्हारी हेल्थ और खराब कर दूंगा। सो स्टूडेंट्स, कोरेजन का मतलब है फिजिकल कंपल्जन जो अनलॉफुल एक्ट के थ्रू होता है, जबकि अंडर इन्फ्लुएंस का मतलब है मोरल एंड मेंटल डोमिनेशन जो पोजीशन ऑफ ट्रस्ट का मिसयूज करके होता है। दोनों ही सेक्शन 14 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर फ्री कंसेंट को विशिएट करते हैं, मीन्स उसको डिस्ट्रॉय करते हैं फ्री कंसेंट को। लेकिन कोरेजन हमेशा इलीगल होता है और आईपीसी से लिंक्ड है, जबकि अंडर इन्फ्लुएंस अनफेयर तो होता है पर क्रिमिनल नहीं माना जाता। अंडर इन्फ्लुएंस सिविल रॉन्ग होता है। नेक्स्ट वी विल सी द जुडिशियल डॉक्ट्रिन्स इन्वॉल्व। आई थिंक आपको यहाँ तक ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ द अंडर इन्फ्लुएंस समझ आ गया होगा कि कैसे अगर एक एग्रीमेंट में जो कंसेंट इन्वॉल्व होती है वो अंडर इन्फ्लुएंस के फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होती है। नेक्स्ट वी विल सी द जुडिशियल डॉक्ट्रिन्स इन्वॉल्व्ड with the concept of undue influence. First is doctrine of consensus ad idem, means meeting of the minds. दोनों पार्टीज को एक ही चीज एक ही फैक्ट के लिए एक ही सेंस में एग्री करना चाहिए, बट अंडर इन्फ्लुएंस में जब एक पार्टी दूसरी पार्टी पे मॉरल मेंटल प्रेशर डाल के कंट्रैक्ट साइन करवाती है तो कंसेंट एक्चुअल फ्री नहीं होती, इसलिए कंसेंसस एड इडियम का वायलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेशेंट अपने डॉक्टर के प्रेशर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे तो उसका माइंड डॉक्टर के अंडर इन्फ्लुएंस की वजह से प्रॉपर्टी फ्री नहीं होती। सेकंड डॉक्ट्रिन इज डॉक्ट्रिन ऑफ द इक्विटी, मतलब कोर्ट हमेशा कॉन्ट्रैक्ट्स को इक्विटेबल, फेयर एंड जस्ट बनाने की कोशिश करेगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में जब एक कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी अनफेयर एडवांटेजेस लेती है तो कोर्ट इक्विटेबल यूरिसडिक्शन यूज करके उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, इक्विटी के प्रिंसिपल अंडर इन्फ्लुएंस के केसेस में हमेशा अप्लाई होता है सो दैट वीकर पार्टी को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके रिलेटेड एग्जांपल है कि मनी लैंडर जो कि 60% इंटरेस्ट पर लोन कॉन्ट्रैक्ट करता है वो एक गरीब फार्मर के साथ वो इक्विटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट माना जाता है, क्योंकि वो अगर वहीं एक गरीब फार्मर मनी लैंडर से लोन लेता है तो वो मनी लैंडर बहुत ही हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है जो कि होता है 60%, जो कि इक्विटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट माना जाता है। एंड ऐसे केसेस में कोर्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। थर्ड इज डॉक्ट्रिन ऑफ द गुड फेथ, मीन्स अबरिंग फेल्स, मतलब फिड्यूशियरी एंड ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप जैसे कि पेरेंट चाइल्ड, डॉक्टर पेशेंट, लोअर एंड क्लाइंट एक्सेट्रा में एटमोस्ट ऑनेस्टी और फेयरनेस एक्सपेक्टेड होती है कि वहाँ पर ऑनेस्टी होगी ही होगी 99%, एंड फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए ऐसे रिलेशनशिप में। बट अंडर इन्फ्लुएंस के केसेस में ऐसी ट्रस्ट का फ़ायदा उठाया जाता है, मतलब अगर डोमिनेंट पार्टी अपनी पोजीशन का मिसयूज करके वीकर पार्टी से एग्रीमेंट करवा लेती है तो गुड फेथ डॉक्ट्रिन का वायलेशन होता है ऐसे केसेस में। फॉर एग्जांपल, लॉयर अगर अपने क्लाइंट से अनफेयर लीगल फी कॉन्ट्रैक्ट कर ले सिर्फ ट्रस्ट का मिसयूज करके तो वो अंडर इन्फ्लुएंस और गुड फेथ का ब्रीच माना जाता है, मीन्स दोनों का ही गुड फेथ एंड ट्रस्ट दोनों का ही वायलेशन होता है। नेक्स्ट डॉक्ट्रिन फोर्थ डॉक्ट्रिन इज डॉक्ट्रिन ऑफ अनकंसीजनेबल बार्गेन, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स इतनी अनरीजनेबल, हार्श एंड वन साइडेड हो कि कौन साइंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को शॉक कर दे तो कोर्ट प्रज्यूम करेगा कि अंडर इन्फ्लुएंस था। ये डॉक्ट्रिन स्पेशली उन केसेस में यूज होता है जहां कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस वन साइडेड से एक्सप्लॉइटेटिव होती हैं। कोर्ट पूछता है ऐसे केसेस में कि क्या ये बार्गेन फेयर और रीजनेबल था। अगर आंसर इसका है नो तो अंडर इन्फ्लुएंस प्रज्यूम होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बूढ़ी औरत जो कि अनपढ़ है एंड ऊपर से विधवा भी है, विडो है, अपना प्रॉपर्टी एक बिजनेसमैन को नॉमिनल प्राइस पर ट्रांसफर करती है तो यहाँ पर कोर्ट प्रज्यूम करेगी कि क्या यहाँ पर अंडर इन्फ्लुएंस सॉरी स्टूडेंट्स, तो कोर्ट ऐसे केसेस में अपने आप ही प्रज्यूम कर लेगी कि यहाँ पर अंडर इन्फ्लुएंस से कंसेंट लिया गया है। सो स्टूडेंट्स, इन द अंडर इन्फ्लुएंस केसेस में कोर्ट अप्लाई करेगी डॉक्ट्रिन्स लाइक कंसेंसस एड इडियम, इक्विटी, गुड फेथ एंड अनकंसीजनेबल बार्गेन सो दैट की कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करने वाली पार्टी अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगी तो उसमें एक पार्टी फ़ायदा ना उठा सके दूसरी पार्टी का, एंड कॉन्ट्रैक्ट में जो कंसेंट है वो वॉलंटरली, फेयरली एंड विदाउट एक्सप्लॉइटेशन हो सके। नेक्स्ट वी विल सी द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अगेंस्ट द अंडर इन्फ्लुएंस, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो कि अंडर इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट है। फर्स्ट इज आर्टिकल 14 that is deals with the right to equality. Article 14 grants the equality before the law and equal protection of the law.
जब अनडिड इन्फ्लुएंस अप्लाई होता है, एक पार्टी डोमिनेंस पोजीशन में होती है और दूसरी पार्टी वीकर पोजीशन में, तो इसमें ये अनइक्वल बार्गेनिंग पावर का क्लियर एग्जाम्पल माना जाता है। कोर्ट ने हमेशा ये एम्फेसिस किया है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो आर्बिट्रेरी, वन साइडेड या फिर अनजस्ट है, वो नेचुरल जस्टिस और इक्वालिटी के अगेंस्ट माना जाता है। अनडिड इन्फ्लुएंस के केसेस में कोर्ट देखता है कि क्या वीकर पार्टी के साथ फेयरनेस और इक्वालिटी का वायलेशन हुआ है। अगर हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक मनी लेंडर एक गरीब बोरर को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन साइन करवाता है, तो ये आर्टिकल 14 की स्पिरिट के अगेंस्ट है एंड वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 14 माना जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 19 सब क्लोज 1 and G, freedom of, that is deals with the freedom of trade, businesses and professions. तो स्टूडेंट्स, जब अनडिड इन्फ्लुएंस अप्लाई होता है, एक पार्टी अपने ट्रेड प्रोफेशन की फ्रीडम बिना अपनी मर्जी के कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकती है ऐसे केसेस में ट्रेड पे, लेकिन अनडिड इन्फ्लुएंस के थ्रू रिस्ट्रिक्शन अनरीजनेबल और इलीगल होती है। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस ऑटोनॉमी को ख़त्म करता है अंडर प्रेशर के थ्रू, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम के अगेंस्ट भी माना जाता है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो कंसेंट ऑब्टेन करी गई है, वो कंसेंट आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 की स्पिरिट के अगेंस्ट है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल माने जाते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अगेंस्ट होते हैं। नेक्स्ट वी विल सी द आर्टिकल 21, दैट इज डील्स विद द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जब कोई पार्टी अनडिड इन्फ्लुएंस के अंडर कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, उसकी फ्री विल, डिग्निटी और लिबर्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। अनडिड इन्फ्लुएंस हमेशा फिजिकल फोर्स नहीं होता, कभी कभी मेंटल, मोरल एंड इमोशनल प्रेशर भी होता है। ये डायरेक्टली पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन है। सो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को बहुत ब्रॉड इंटरप्रेट किया है, जिसमें डिग्निटी, फ्री चॉइस और ऑटोनॉमी भी इंक्लूडेड है। सो स्टूडेंट, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि एक स्पिरिचुअल गुरु अपने डिसिपल को धमकी देता है कि अगर तुम अपनी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र नहीं करते तो तुम्हें साल्वेशन नहीं मिलेगा। ये अनडिड इन्फ्लुएंस है और आर्टिकल 21 की डिग्निटी एंड लिबर्टी का भी वायलेशन माना जाता है। We'll see the critical analysis of the undue influence. फर्स्ट वी विल सी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इंडियन पर्सपेक्टिव। इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ इलिटरेसी, पॉवर्टी और ब्लाइंड फेथ कॉमन है, अनडिड इन्फ्लुएंस एक रियल थ्रेट देखने को मिलता है। एंड अंडर द वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, यूके में अनडिड इन्फ्लुएंस मोस्टली फिड्यूशियरी रिलेशंस और अनकंसीजनेबल बार्गेन में ही अप्लाई होता है। तो कोर्ट इस डॉक्ट्रिन का लिबरल इंटरप्रिटेशन करते हैं टू प्रोटेक्ट वीकर सेक्शन, स्पेशली वुमेन, ओल्ड पर्सन्स एंड इल ट्रेस। स्टूडेंट्स, मैंने वीडियो के बिल्कुल एंड में रिवीजन नोट्स प्रोवाइड करे हैं, प्लीज़ आप देख लेना एक बार। कोई कंसेंट अनडिड इन्फ्लुएंस से इन्वॉल्व करी जाती है तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं एंड कोर्ट क्या क्या एक्शंस लेती है। सो स्टूडेंट्स, अनडिड इन्फ्लुएंस एक साइकोलॉजिकल वेपन है जो फ्री कंसेंट को डिस्ट्रॉय करता है। जब एक पार्टी अपनी सुपीरियर पोजीशन का मिसयूज़ करके दूसरी पार्टी को एक्सप्लॉइट करती है, तब कोर्ट इंटरवेंशन ज़रूरी है कि वहाँ पर कोर्ट का इंटरफेयर होना बहुत ही ज़रूरी है। सेक्शन 16 और सेक्शन 19A इस डॉक्ट्रिन के थ्रू वीकर पार्टीज को सेफगार्ड देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। जुडिशरी का कंसिस्टेंट अप्रोच यही है कि कंसेंट को सच्ची फ्रीडम के साथ प्रोटेक्ट किया जाए और कोई भी अनफेयर डोमिनेंस को स्ट्राइक डाउन किया जाए। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में अनडिड इन्फ्लुएंस के थ्रू कंसेंट ऑब्टेन करी गई है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को स्ट्राइक डाउन कर सकती है कोर्ट। इसलिए अनडिड इन्फ्लुएंस एक इंपॉर्टेंट शील्ड है अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट लॉ। सो स्टूडेंट्स, अप टू हियर वी हैव कंप्लीटेड the factor of the undue influence that affects the free consent in any agreement and contract. I hope you all have understood the concept. So if you have any doubt, please comment me in the comment box and you can DM me in the Instagram. So here is my ID. Thank you so much and stay connected to our channel for more legal lectures and legal topics. Thanks so much. So student, here is the revision note for you. आप देख लेना, सो आपकी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी। दिस नोट्स आर इन बुलेट पॉइंट्स एंड नॉट इन डिटेल। You can use it for the question and answer in the exam if it is comes for the lesser marks or minimum marks. Thank you so much. Stay connected to our channel for more legal lectures. Thank you so much.